ओवरव्यू हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। पहले हम पढ़ेंगे अपना सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट आर्टिकल 131 के बारे में, क्या क्या उसके इश्यूज हैं, ठीक है ना। फिर ट्रिप्स एग्रीमेंट पढ़ेंगे, और लास्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट के बाद क्या पढ़ने वाले हैं। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हम एक बार देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा न्यूज़ में आया ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया है आपका। और हम फिर क्या पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद पढ़ने वाले हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे, ये लास्ट है। और बस इतना ही पढ़ेंगे। आज संडे है, मतलब अब सैटरडे है, वैसे भी न्यूज़ आज कम है, तो हम चलते हैं हिंदू पर। जो पहली न्यूज़ आती है वो क्या बोलती है, उसमें क्या बोला गया, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने क्या बोला है, वो बोलते हैं कि जो स्टेट के रिसोल्यूशंस आते हैं ऑन सेंट्रल लॉ आर फाइन, वो ठीक है। कैसे रिसोल्यूशन, जैसे सीए का कोई बिल आया या कोई फार्मिंग का बिल लेके आई सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने वो अपनी स्टेट असेंबली में उसे मतलब मना कर दिया, हम लागू नहीं करेंगे, तो वो ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, मतलब बीच में सेंट्रल और स्टेट लॉ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, तो ये बोलते हैं कि स्टेट अपनी मर्जी से उसके अथॉरिटी में आते हैं, स्टेट लिस्ट में उसकी आते हैं। जैसे हमारा जो आपका स्टेट लिस्ट होती है, आपका सेंट्रल लिस्ट होती है, आपका कॉन्करेंट लिस्ट होती है, तो ये कुछ लिस्टिंग सिस्टम है। अब 7 शेड्यूल जैसे देखेंगे, 7 शेड्यूल के अंदर ये लिस्ट सिस्टम है। तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लॉ बना देती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी मतलब उसे लेजिस्लेटिव असेंबली में दूसरा लॉ लेके आ जाती है उसके अगेंस्ट, तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने बोला एक तरह से फाइन है। तो इन्होंने किस बेस पे बोला, तो हम बेस आज चेक करेंगे किस बेस पे इन्होंने जुडिक्शन दिया। जो बेस जो आता है वो आता है आर्टिकल 131। जो डिस्प्यूट होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, वो आर्टिकल 131 के अंदर रखा जाएगा। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो मेंस प्री के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 131 क्या होता है, और मेंस के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नीड चैलेंज एंड कंसर्न्स क्या है। तो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया था कि फर्स्ट स्टेट इन थी जो इसने चैलेंज किया था आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, अगेंस्ट कोर्ट में गए थे 131। उससे वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, डिस्प्यूट हो तो कोर्ट में आप जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, तो दोनों में गए थे। उन्होंने 131 भी चैलेंज किया था छत्तीसगढ़ ने, और उसमें उन्होंने नेशनल सिक्योर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए चैलेंज किया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, कि जो क्रिमिनल लॉ होते हैं ना, क्रिमिनल लॉ दोनों स्टेट के पास परमिशन होती है, वो सेंट्रल भी बना सकते हैं और वो स्टेट भी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल लॉ को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, वो दोनों, तो इन्होंने भी चैलेंज किया था। अब आर्टिकल 131 होता क्या, एक तरह से ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक सुप्रीम कोर्ट का बीच में ये है कि आर्टिकल 131 कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, अगर कोई भी डिस्प्यूट है आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो। डिस्प्यूट कैसा डिस्प्यूट होना चाहिए, वो सेंट्रल और स्टेट का डिस्प्यूट हो, और सेंट्रल स्टेट का डिस्प्यूट हो, फिर स्टेट का डिस्प्यूट हो, तो कोई भी डिस्प्यूट हो बीच में, स्टेट स्टेट में हो, या एक बहुत सारी स्टेट और सेंट्रल हो, या सेंटर और स्टेट का एक पर्टिकुलर हो, तो आपका कोई डिस्प्यूट है तो आपका आर्टिकल 131 बोलता है यू आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो। फॉर द डिस्प्यूट क्वालिफाइड डिस्प्यूट होना चाहिए। कैसे क्वालिफाइड डिस्प्यूट होना चाहिए, जिस मैंने आपको बताया स्टेट एंड सेंट्रल का, मस्ट बी इन्वॉल्व ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है ना, एक्सिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें, लीगल राइट ऑफ स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपेंडेंट में, और वैसे नहीं जाना चाहिए, मतलब उसमें कुछ फैक्ट्स होने चाहिए जो है। 1978 में कोई जजमेंट आया था स्टेट ऑफ कर्नाटका और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, तो जस्टिस आपके पीएन आपकी भगवती थे, उन्होंने क्या बोला था, आर्टिकल 130 मतलब कोर्ट सूट एक्सेप्ट कर सकती है, स्टेट नीड नॉट टू शो दैट इट्स लीगल राइट इज वायलेटेड, बट ओनली दैट द डिस्प्यूट इन्वॉल्व ए लीगल क्वेश्चन। अगर लीगल राइट ही वायलेटेड नहीं हो रहा है, आपका लीगल क्वेश्चन अराइज हो रहा है उससे, तो भी आप आ सकते हो, ठीक है ना। आर्टिकल 131 क्या बोलता है, कैन नॉट बी यूज टू सेटल ए पॉलिटिकल डिफरेंस। कोई पॉलिटिकल डिफरेंस है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के, कोई पॉलिटिकल से मतलब पॉलिटिकल वो राजनीतिक है कुछ चीज़, ठीक है ना, पॉलिटिकल है कोई मतलब पार्टी से रिलेटेड कोई मैटर है, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा आर्टिकल 131 बोलता है। तो प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है 3 काइंड ऑफ जुरिडिक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो याद रखो। एक होता है ओरिजिनल, जो मैंने आपको बताया 131 ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, ठीक है ना। एक होता है एप्लेट जुरिडिक्शन और एक होता है एडवाइजरी। ओरिजिनल में और भी चीज़ आ जाएंगे, आर्टिकल 32 आ जाएगा, जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है वो भी ओरिजिनल में आ जाएगा, आप डायरेक्टली जा सकते हो उसके सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ये होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। एप्लेट होता है कि मतलब आप केस हार गए, आप हाई कोर्ट से केस हार गए, लोअर कोर्ट से कोई केस हार गए,
प्रोसीजर है ना, सबऑर्डिनेटरी कोर्ट, वहाँ से हारे तो हाई कोर्ट, वहाँ से हारे तो सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से आप केस आगे होता है कि अपीलेट करना, मतलब कि अपील करना, हाई कोर्ट में अपील करेंगे हम, ऐसा बोलते हैं, उससे बोलते हैं अपीलेट। एक होता है एडवाइजरी जुडिक्शन। अब एडवाइजरी जुडिक्शन, आप तो एडवाइजरी ले नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो कोई हाई प्रायोरिटी चाहिए, उससे ऊपर की बॉडी चाहिए। हाँ, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू सीक द ओपिनियन ऑफ एपेक्स कोर्ट अंडर आर्टिकल 143, कि अगर प्रेसिडेंट को कोई लीगल, मतलब कि उसे एडवाइजरी चाहिए, वो कोई लॉ है, उसने पूछता है सुप्रीम कोर्ट से क्या ये लॉ ठीक है, इसमें सब कुछ फुलफिल कर रहा है, सब मतलब लीगल जो चीज़ें हैं वो वायलेशन तो नहीं कर रहा, तो वो एक तरह से अपने एडवाइजरी किससे लेते हैं, वो लेते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी लेते हैं आर्टिकल 133। तो मैंने कहा ना, एक हाई अथॉरिटी होनी चाहिए, वही तो ले सकता है एडवाइजरी। तो एडवाइजरी, एपलेट और ओरिजिनल जुरिडिक्शन, तीन ये सुप्रीम कोर्ट की काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शन होती हैं, बस आप इतना याद रखना। तो हमारे क्या बोला है, जो हमारे मतलब सीजीआई उसने बोला है, जो रिसोल्यूशन लेके आती है स्टेट ओवर द सेंट्रल लॉ, वो एक तरह से ठीक चीज़ है, ऐसे बोला है। केस इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, बी सेफ, क्योंकि जो न्यू स्ट्रेंथ ऑफ वायरस है ना, इट्स मोर देन डेंजरस देन द प्रीवियस वन, ये याद रखना, ठीक है ना। और हिस्ट्री गवाह है, जो सेकंड वेव जब आती है ना, वो तबाही लेके आती है, तो ये प्लीज़, जो भी है वो डेंजरस भी है, 68% मोर डेंजरस देन द जो यूके स्ट्रेन वाला है, जो न्यू स्ट्रेन जो आ रहा है। तो ये है आपका, दूसरे आगे चलते हैं, आगे क्या न्यूज़ आती है। आगे जो न्यूज़ आती है वो आती है आपका एडिटोरियल। जो पहला आपका एडिटोरियल आता है, दिल्ली को अंडरमाइन किया जा रहा है, वो कैसे, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, जो आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट लेके आ रहे हैं ना, उसमें क्या किया जा रहा है, जो आपकी पावर थी किसकी, दिल्ली गवर्नमेंट की, कम कर दी जा रही है, और जो पावर आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, उसकी बढ़ा दिया जा रहा है। एक जुडिक्शन आया था आपका, किस में आया था आपका, 2018 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक चीज़ बोली थी, ठीक है ना, उसको भी नेगलेक्ट कर दिया गया है, जो ये लॉ लेके आ रहा है। उसने क्या बोला था, द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ नॉट बी इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन, वो कोई अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता। ही हैज़ आइदर एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनकी एडवाइस पे काम करेगा, और अगर उसका कुछ अलग वर्डिक्ट उसे लेना है, तो उसे प्रेसिडेंट डिसीजन का वेट करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट कोई डिसीजन रेफर करते हैं तो उनके पास भेजना पड़ेगा, और उन्हें बोला ठीक है, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, आप अपना डिसीजन ले लो, तो प्रेसिडेंट की जब पीछे से बैक मिल जाएगी तो ही ले सकते हैं, अन्यथा वो एड एंड एडवाइस से डिसीजन लेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऐसा 4 जुलाई 2018 को जब डिस्प्यूट अराइज हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये बात बोली थी, उसके अगेंस्ट में हम ये क्या लॉ लेके आ रहे हैं कि कर्व करने के लिए। फिर दूसरी क्या बात बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास हर वो पावर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास सारी पावर है, बस तीन चीज़ को छोड़ के, एक तो आपका पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ के हर पावर दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, ठीक है ना। अभी क्या बोलते हैं, देखो, एक तरफ तो गवर्नमेंट क्या है, चुनी हुई गवर्नमेंट है, ठीक है ना, जो मतलब कि लोगों ने चुनी है डेमोक्रेटिक। एक तरफ क्या है, अपॉइंट वाला पर्सन है, उसकी पावर ज़्यादा कर रहे हो इन कंपेयर टू चुनी हुई गवर्नमेंट। ठीक तरह से ये मतलब कि निगेटिव एक्सपेक्ट है आपका डेमोक्रेसी के ऊपर ये। तो नेशनल दिल्ली जो आपकी कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया थी, एक्ट 91 में मिनिसाइज किया गया था, इसमें आर्टिकल 3 आपका 239A है, जो एम्पावर करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को रेफर द डिफरेंट ओपिनियन विद द काउंसिल। उसका कोई मतलब कि मन मुटाव हो जाता है, तो कोई डिफरेंट ओपिनियन है काउंसिल से अलग, ठीक है ना, तो वो टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को वो बताएगा। डज नॉट मीन टू, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इज द गिविंग अपॉर्चुनिटी टू कम अप विद ए डिफरेंट ओपिनियन द डिसीजन मेड बाय मिनिस्टर। मैं आपको सारी बात बताऊँ, ये क्या बोलता है, ये बोलता है, अगर दोनों के बीच में कोई डिफरेंट ओपिनियन है, गवर्नमेंट के और उसके बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के, तो वो गवर्नर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा, प्रेसिडेंट जैसे बोलेंगे फिर वो वैसे काम करेगा, ठीक है ना। तो उसकी पावर नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, अगर आपको काम करना है तो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनकी पावर कम कर रही है, इसकी इनकी पावर इंक्रीज कर रही है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाके, जब चेंज होंगे देख लेंगे। फिर आता है चेजिंग द पीस। मैंने कल आपको बताया था कि वो मतलब तालिबान की ये मॉस्को में कल मीटिंग थी, सब कंट्रियाँ उसमें मतलब पार्ट लिया था, तो उस पर एक सॉल्यूशन निकल के आया है। सॉल्यूशन वही है, मैंने आपको थोड़ा बता दूं क्या इशू चल रहा है। अभी 1 मई से ना, 1 मई से ट्रम्प जी ने बोला था कि जो हमारे ट्रुप्स है ना, मतलब कि आर्मी के पर्सन है जो अफगानिस्तान में विड्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे क्या है कि इंसर्जेंसी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे, तालिबान जो अभी कुछ एरिया में बचा है ना, रूरल एरिया में, वो और इंक्रीज कर देगा पावर को अपनी। तो ठीक है, उससे अफगानिस्तान पे वो नहीं आएगा, वो उससे जो आएगा
थ्रेट आ जाएगा, उसके आसपास की कंट्री से भी आ जाएगा, इवन इंडिया तक आ सकता है। जब पूरी कंट्री को तालिबान कब्जा लेगा, वो तो एक तरह से पूरा टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है ना, तो उसे सब पे थ्रेट आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो मिडिल पाथ क्या निकल के आ रहा है, बार बार मिडिल पाथ क्या निकल के आ रहा है। एक बार क्या हुआ, बिना अफगानिस्तान टॉक से अफगानिस्तान को बीच में लिया, यूएस की जो ट्रम्प साहब है उन्होंने तालिबान से डायरेक्ट बात कर ली। तो तालिबान ने एक ऑफ़र रख दिया उनके सामने, पहले हमारे जितने भी मतलब अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने जितने भी हमारे आदमी को जेल में किया उनको रिहा करें। तो पर अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने किया नहीं, क्यों उन्होंने नहीं किया, कि हमसे तो कोई बात हुई नहीं, आप करके आ गए अकेले, तो हमसे तो कोई बात हुई नहीं। तो वहाँ पे कैंसिल हो गया। अब क्या टॉक्स निकल के आ रहा है बीच में, कि जो है जो तालिबान के जितने आदमी उनको रिहा करो और तालिबान को गवर्नमेंट में पार्ट दो, गवर्नमेंट में। तो अब देखते हैं क्या इशू निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, कि ट्रुप्स जो बाइडेन डिलेमा है वो अटका हुआ है अभी भी, बीच का रास्ता यही निकल गया है। तालिबान ने भी ऑफर रख दिया है ऐसे ऐसे 1 मई से क्या हो जाएगा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एग्री टू अकॉर्ड ऑन तालिबान कि विड्रॉ करना वो स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा था, तो ऐसे बाइडन भी ऐसे ही बोला है कि रिव्यू करेंगे हम अफगानिस्तान स्ट्रेटेजी पे, वैसे हमें 1 मई से ट्रुप को विड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे अफगानिस्तान से। तो पहली न्यूज़ ये। अब मैंने आपको बताया था अलास्का में मीट हुई थी आपका यूएस की और चाइना की, ठीक है ना, अलास्का में मीट हुई थी। तो उसमें क्वाड की जो पार्टनरशिप थी उसको लेकर बात की, मतलब मतलब आपको आपको काउंटर चैलेंज किया चाइना ने, मतलब कि आप गलत कर रहे हो, बट इंडिया स्टेप विल बी मोर ड्यूसेस। तो इन सब की बात की गई उसमें बैठ के कि आप क्वाड को ऐसे गलत तरीके से मत यूज़ करो। तो दोनों की मीटिंग हुई थी कहाँ पे, अलास्का मीट। तो ये कुछ मीट हुई थी क्वाड की, इसमें बात की गई क्वाड में कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया जापान ये सारे लीडर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट डायरेक्टली, मतलब सबकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद क्वाड पे फोकस किया गया इस मीटिंग में। अमेरिका इज बैकिंग, मतलब बैक कर रहा है यूएस प्रेसिडेंट, ये वो सब, तो सारे उन्हीं इश्यू पे बात की गई जो है। एक इसमें मेन जो बात की गई, इसमें 4C की जो बात की गई थी क्वाड में बैठ के कि हम ये करेंगे। तो 4C कम से कम 1C जो ऐड हो रहा है वो चाइना के लिए ऐड हो रहा है, 3C तो पता लग रहा है हमें किस चीज़ के लिए है, वो कोविड वैक्सीन, क्लाइमेटिकल और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। जो 4C है वो चाइना के लिए ऐड किया गया। इनडायरेक्टली हमने नाम नहीं लिया था चाइना का, पर क्वाड में हमने ऐसा बोला था। फिर जो इंडिया डिमांड कर रहा है ना, कि इंडिया ने एक डिमांड उठाई है कि जो वैक्सीन पे आप ट्रिप्स के जो एग्रीमेंट लगा रहे हो, देखो इंडिया क्या कर रहा है, जो वैक्सीन का एग्जाम्पल है, मेजर बूस्ट फॉर द इंडियन फार्मास्यूटिकल विच ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस डू द, मतलब हमारी बहुत बड़ी इंडिया की बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है वर्ल्ड में, वैक्सीन को प्रोड्यूस कर रहा है, और प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा, इवन 58 मिलियन डोजेस को हम सप्लाई भी कर चुके हैं 71 कंट्रीज़ के अंदर वर्ल्ड वाइड। तो 58 मिलियन डोजेस भी हम सेंड कर सकते हैं, और हम फुलफिल करेंगे गावी, जो गावी का कोवैक्स इनिशिएटिव है ना, गावी का एक कोवैक्स इनिशिएटिव है, गावी में बहुत सारे नेशन है, WHO, यूनिसेफ, वो गेट एंड फाउंडेशन मिलांडा वाला, तो बहुत सारी इसमें ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मकसद क्या है कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है ना, उसको मतलब कि नियर आउट 1 बिलियन वैक्सीन को प्रिक्योर करके 2 बिलियन या 1 बिलियन, उनको जो गरीब कंट्री है जो नहीं खरीद सकती उनको भी इक्वल एक्सेस देना है, इक्वलिटी उनको ही मेंटेन रखती है, ऐसा गावी का। और एक गावी जो मिशन है ना, ये गावी वैक्सीन के लिए होता है, वैक्सीनाइजेशन के लिए पुअर कंट्री में। तो वो क्या है कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। पोलियो की वैक्सीन भी इसके अंदर थी, बहुत सारी वैक्सीन दे चुके हैं अब तक ये। तो गावी कोवैक्स याद रखना, इसमें एक ही नहीं बहुत सारी इसमें पार्टनरशिप है, और इनका मिशन क्या है कि जो गरीब देश हैं उनको वैक्सीनाइजेशन प्रो करना, तो हम उसको भी फुलफिल करेंगे। ये सारी बातें इन्होंने की गई हैं, और इंडिया खुश भी है कि जो मतलब वेलकम है, रिटर्न यूएस रिटर्न आ गया है, मतलब कि पेरिस अकॉर्ड में डोनाल्ड ट्रम्प ने बाहर चले गए थे। तो इन सब चीज़ों में बात हुई है, उस पर फिर जिक्र भी हुआ है, मतलब हेडलिंग चाइना, इंडिया ने इशू भी उठाया है कि मतलब क्वाड के अंदर कि जो हम लाइन ऑफ कंट्रोल एक्शन पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर इंडिया डायरेक्शन टू द इंडिया, आगे भी इंडिया जाएगा, SSCO की मीटिंग है, ब्रिक्स की मीटिंग है, तो चाइना को मतलब वहाँ भी काउंटर करेगा इंडिया। तो बस इसमें यही बात की गई। अलास्का मीट क्या थी, यूएस और चाइना के बीच में थी, आप इतना ही याद रखना। फिर आता है कि बूस्टर शॉट फॉर इंडियन वैक्सीन। ये कुछ नहीं है कि मतलब एक बूस्टर शॉट देना है हमें, कैसे वैक्सीन डेवलप करनी है, सब डाटा है इसमें कि इतने पीपल के लग चुकी है, इतनी वैक्सीन है, वर्नेबल सेक्शन को लगानी चाहिए, इंडिया और रशिया टेम्पलेट है मतलब। तो यही सारी चीज़ के कैसे सिंपल किया जाएगा, कैसे रोड मैप 3M रोड मैप तैयार करना है, तो ये कोई हमारे काम का नहीं है, आप पढ़ लेना, वैक्सीन के ऊपर है, कैसे उसे बढ़ावा देना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है, MSE सेक्टर की फ्लैग इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, मतलब जो MSME सेक्टर है उसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि लेबर शॉर्टेज हो गई है, ठीक है ना, फिर पावर कट ज़्यादा हो गया, ये तमिलनाडु की प्रॉब्लम्स है, पर आप इसे केस स्टडी में या कहीं ऐसे लिखने के लिए मेंशन कर सकते हो,
राइजिंग रॉ मटेरियल, कॉस्ट बढ़ गया रॉ मटेरियल की, तो आपका एमएसएमई सेक्टर है उसका मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर इशू उसमें आने लगे हैं। बस आप इतना ये लाइन इतना, ठीक है। फिर लोकसभा से पास हो गया आपका एक बिल पास हुआ है, उसका नाम है देवेंद्र कुला आपका वेलार करके, ठीक है ना। देवेंद्र कुला वेलार, ये कुछ नहीं है, तमिलनाडु की जो आपकी एससी कम्युनिटीज़ है ना, उनको मतलब इतनी सारी कम्युनिटीज़ है, देवू कुला वाली, आपका कादियान करके, आप कलादी करके, इन सबकी जो 7 कम्युनिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, आपका पनादीप, आपका पलान, थोड़ा नाम याद रखना, आपका कुदुम्बन थोड़ा याद रखना, आपका फिर उसका वित्रियान करके है, क्योंकि ऐसा पूछ लेगा 3-4 नाम देगा रिसेंटली ने न्यूज़, व्हाट वाज दैट, इट इज़ ए दिस इट इज ट्राइब्स, और ये एक शेड्यूल कास्ट है, और इनको 7 कास्ट को एक नॉमेनक्लेचर में रखा जा रहा है, उसका नाम दिया गया देवेंद्र कुला आपका विलार करके इसका नाम दिया गया है। तो इसका 7 कम्युनिटीज़ को एक में रखा जा रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है, क्यों नाम आया? भाई तुमने बिल पास किया और तमिलनाडु का एक भी एमपी प्रेजेंट नहीं था लोकसभा के अंदर। जब ये बिल डिबेट किया जा रहा है, जिस स्टेट का एक बिल है उसकी डिबेट चल रही है, उस स्टेट का कोई भी एमपी प्रेजेंट ना हो, तो एक तरह से लैक ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। उसके बाद था मोर टूरिस्ट विजिट इन कश्मीर, पेंडेमिक में एक तरह से 0 ईयर गया है 2019 एक तरीके से टूरिस्ट के लिए, तो ठीक है ना। तो दोबारा से स्टार्ट होने लगी है टूरिज्म। आपको याद रखना, शिकारा, शिकारा क्या होती है? शिकारा, ये लेक ये दिख रही है ना आपको बोट, ये इसको शिकारा बोलते हैं, इसको शिकारा बोलते हैं। ये डल लेक में चलती है, जो डल लेक कहाँ है? वो श्रीनगर में, डल लेक में शिकारा, कभी जाना, बहुत अच्छी जगह है। तो ये शिकारा पे जरूर सफ़र करना। इसके होटल्स भी होते हैं, देखो साइड में होटल्स बने हुए हैं ना शिकारा के, ये होटल्स भी होते हैं, बस शिकारा बीन यही होती है, इसके होटल्स भी होते हैं साइड में, और बोट वाले होटल्स भी होते हैं। तो ये बता, न्यू आईटी रूल टारगेट डिजिटल न्यू, आपका जो प्रोसीजर है उसको मतलब टारगेट करेंगे, ऐसा पीआईएल लगी है, से द पीआईएल। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में उस पीआईएल पे बहस चल रही है, सेंट्रल का रिस्पांस लिया है पेटिशन पे, सब कुछ लिया है, तो वे कंडीशन है, जब वो फैसला सुनाएंगे हाई कोर्ट अपना, तब हम उस पर बात कर देंगे, हम उसे ऐड कर लेंगे। फिर आया है कि कुछ क्वेश्चन अराइज हुए, गवर्नमेंट क्वेश्चन, ग्लोबल 100 इंडेक्स। अभी क्या हुआ, हमारा सारा डाटा जितना हमने तैयार करके लाए थे ना, हंगरी से बाहर निकाल के ये सब करके लाए थे, सब डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। तो हमको ग्लोबल हंगर इंडेक्स पढ़ना है। इंडिया में रैंक बिलो द नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। तो कुछ क्वेश्चन अराइज हुए हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे, ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स पढ़ना है, तो हम उस पर पढ़ेंगे। पहले मैं लास्ट में यहाँ से सारी न्यूज़ कवर कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा। लोकसभा ने पास किया कि एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल, ये कुछ नहीं है, जो माइनिंग होती है ना, माइनिंग, आप माइनिंग होती है, तो माइनिंग में प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट किया जाएगा। माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, एमएमडीआर। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो आपकी माइनिंग है ना, माइनिंग सेक्टर को मतलब प्राइवेट प्लेयर को उसमें मतलब इन्हेंस किया जाएगा, और उनसे मतलब एक टेक्नोलॉजी को इन्हेंस मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उसमें पार्ट लेंगे। ठीक, अभी भी लेते थे पर उनके बहुत कम स्केल पे लेते थे, बढ़ाया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, व्हाट वाज द बेनिफिट फ्रॉम दैट? बेनिफिट इज दैट मतलब लैक ऑफ नियर और 55 लाख जॉब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंक्रीज होंगी, अच्छी बात है। जो प्राइवेट प्लेयर इसमें आएंगे तो मतलब कि इन्हेंस होगी हमारी टेक्नोलॉजी, अच्छी बात है। जो हमारा इम्पोर्ट है गोल्ड और कोल का, शायद वो कम हो जाए, ठीक है ना। तीसरी बात, ये तीसरी थी, चौथी बात, हमारे जीडीपी को राइज करेंगे, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा हमारे जीडीपी का, वो तो ऑब्वियसली बात है, बढ़ेगा, पैसा आएगा ज़्यादा हमारा, मतलब कि हम क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे। तो ये कुछ 4 चीज़ें, पर यार प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, उस एरिया की फर्जिलिटी, उस एरिया की मतलब इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है, उस पर भी ध्यान रखा जाएगा। उसके लिए हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, वो याद रखना, वो इस चीज़ के लिए भी काम करता है। दूसरी चीज़ क्या है, एक्सक्लूड ट्राइबल एरिया, जो ट्राइबल एरिया है उनसे हम छुएंगे नहीं। वी आर नॉट अगेंस्ट द माइनिंग ऑपरेशन, बट वी आर अगेंस्ट द हैस्टी, मतलब जो ऑप्शंस होता है उसकी हम अगेंस्ट है, किसी लीडर ने ऐसा बोला है, ठीक है ना, कांग्रेस जो एमपी हैं। तो ठीक है, ऑप्शन भी प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए, ये आप ऐड कर सकते हैं। एक्सक्लूड किया जाएगा ट्राइबल एरिया को, तो इनको इंक्लूड नहीं किया। अभी बिल पास हुआ है ये लोकसभा से, नाउ शीटिंग टू द राज्यसभा ऑल्सो, नाउ फिर देन एमपी, फिर एक्ट बनेगा। तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कुछ प्रॉब्लम हमारे माइनिंग सेक्टर में क्या है, ये कुछ प्रॉब्लम है, आप लिख सकते हो, और ये बिल पास हो तो ये फ़ायदे होंगे, 4 फ़ायदे भी बना दिए, मैं बता दिए मैंने।
नॉट रिक्वायर वैक्सीन ऑल, मतलब नॉट रिक्वायर्ड टू वैक्सीनेट ऑल। ऐसा किन्होंने बोला है? ऐसा वर्धन जी ने बोला कि सबको ज़रूरत नहीं है वैक्सीन लेने की। क्यों ज़रूरत नहीं है भाई, इन्हें पता होगा, क्योंकि किसी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, किसी के कुछ हो चुका है, तो ये सबको ज़रूरत नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला है। महाराष्ट्र का ऑफ द अटेंडेंस उन्होंने कम कर दिया। वो तो पहले होता था ना, जब 50% एम्प्लॉयमेंट ही आएंगे ऑफिस में, ये वो। तो आप मुझे फ़ायदे बताना वर्क टू होम के फ़ायदे, प्लीज़। ये आप करना, वर्क टू होम जो है ना आपका, वर्क टू होम, इसके 5 बेनिफिट और 5 इसके मतलब कि क्या बताना है आपको नेगेटिव। फिर वर्क टू होम है तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर क्या कॉन्सेप्ट है? वर्क फ्रॉम एनीवेयर ये क्या कॉन्सेप्ट है? WFH। तो ये वाला क्या कॉन्सेप्ट है? वर्क होम वाला कॉन्सेप्ट क्या है? तो दोनों के आप फ़ायदे बताना, कैसे है, कैसे चीज़ें नहीं है। दूसरा था कोविड में भी डबल पॉवर्टी इन इंडिया। मैंने बताया ना, जो कोविड से डबल हो सकती है पॉवर्टी इंडिया में। जो हमारे टारगेट्स थे ना सारे, वो सब लैक हो गए हैं। जो आपकी मनरेगा है ना, उसकी डिमांड हाई हो गई है। जो 100 दिन काम करने की योजना है ना, उसकी डिमांड हाई हो गई है। और मतलब जो आपकी पेंडेमिक है, मतलब जो पॉवर्टी है, वो डबल हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस कोविड, ऐसा बोला गया है। ऐसा एक एस्टीमेट लगाया, किसने बोला है इसकी? PV रिसर्च स्टडी स्ट्रगल, किसने मिडिल क्लास की मतलब स्टडी की है कि मिडिल क्लास भी शंक हो जाएगा, मतलब 13%। जो लोग लोअर लेवल से मिडिल क्लास में आ गए थे, वो भी कम हो जाएंगे, 13% कम हो जाएंगे, वो भी 30%, सॉरी, वो भी कम हो जाएंगे। ऐसे एक स्टडी से पता लगा। तो इफेक्ट तो भाई। फिर उसके बाद आता है 6 टाइगर मिसिंग है। रणथंभौर है आपका, जय मतलब आपका राजस्थान में रणथंभौर है, वहाँ से 6 टाइगर मिसिंग है। कोई कह रहा है पोचिंग हुई है, पर इसमें कहने का मतलब क्या है, एक कोई कह रहा है इसकी पोचिंग हुई है, पर पोचिंग तो नहीं बोले। जो वहाँ का ऑफिसर्स है, मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर है, उसने सीधा उससे इनकार कर दिया कि पोचिंग का कोई वहाँ पे सिग्निफिकेंस ही नहीं मिला। तो ऐसा क्या है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो यूनियन मिनिस्टर के अंडर आती है, उन्होंने क्या बोला है, वी मेक ए, हम बॉडी बनाएंगे और इन्वेस्टिगेशन बॉडी करेगी वो वहाँ पे जाके। वो क्या रिजल्ट आएगा पता लगे कि कैसे मरे, वो बात की बात है। इंडिया हैज़, मतलब कुछ टाइगर के इसमें वो बताया है, इंडिया हैज़ 29637 टाइगर। और क्या ना, थर्ड मोर देन 2014 में जो हमारा वो हुआ था, सर्वे हुआ था, हर 4 साल में एक बार होता है, ठीक है, 2014 में उससे ज़्यादा टाइगर इंडिया में आया, ठीक है ना। तो ये बात है, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है टाइगर रिजर्व। उसके बाद कहाँ पे फॉलो बाय कर्नाटका, कर्नाटक में 2 ही कम है। उसके बाद उत्तराखंड में है। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मिजोरम में डिक्लाइन हुई है पॉपुलेशन, तो ये भी याद रखना। एंड अदर स्टेट में हैज़ शुड बी इंक्रीजिंग, और स्टेटों में क्या हुआ, इंक्रीज हुई है उसकी। ये कुछ न्यूज़ है। फिर आपको पता है ऑस्टिन जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस सेक्रेटरी जो है, वो इंडिया में आए हुए हैं। उन्होंने कंसर्न उठाया है। कंसर्न किस चीज़ के लिए? जो S-400 यू आर परचेजिंग फ्रॉम रशिया, उसका इशू हटाया और बोला है कि विच कुड बी अटैक US सेंक्शन हम पे लग सकता है। ऐसे उन्होंने मतलब इनडायरेक्टली बोला है। अगर हमने परचेज किया, जो अभी आने वाला है 2021 में S-400 इंडिया में सप्लाई होने वाला है। अब देखते हैं उसके बाद क्या होगा। नेक्स्ट न्यूज़ वही आती है, लास्ट का मीट US चाइना ने, मतलब और भी कुछ नहीं है, जो उनके बीच में इशू है उसको सोल्व करना है। फिर ये श्रीलंका वाले मतलब बोल रहे हैं कि तमिल नेशनल अलायंस, मतलब कि स्पोक पर्सन, वी आर हाई होप ऑन इंडिया एट HRC, ह्यूमन राइट कमीशन में जो होने वाला है। कल मैंने पूरा बताया, पूरी इनकी होप्स है कि हेल्प करेंगे। न्यू फेस ऑफ US चाइना टाई कम विद द टेस्ट फॉर इंडिया। जो न्यू फेस स्टार्ट होगा इंडिया के लिए क्या होगा, तो वो टाई क्या होगा वो देख लेंगे बाद में, अभी कुछ नहीं है, जो भी उनके निकल के आएगा। जी सिक्योरिटी की ईल्ड राइज होना स्टार्ट हो गई है इस वाले ईयर में। तो ईल्ड राइज होने का क्या मतलब है, आप देखना कि इम्पैक्ट आएगा कुछ। ईल्ड इंक्रीज, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी की ईल्ड्स है उसको इंक्रीज होना, राइज होना स्टार्ट हो गया, हाईएस्ट हो गई है, राइज हो गई है ईल्ड। तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, कुछ प्रॉब्लम आएगी या उससे बेनिफिट होगा, क्या होगा, क्या चीज़ होगा, तो आप थोड़ा अपने आप रिसर्च करना। इतनी ही न्यूज़ थी, पर मैं आपको कुछ बेसिक से 1-2 न्यूज़ बता देता हूँ। हाँ, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पहले ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है, कब हुआ था, कैसे हुआ था? ये ट्रिप्स एग्रीमेंट जो हुआ था 995 में हुआ था, ठीक है, 995 में होता है, इतना याद रखो। और ये क्या होता है इसमें, मतलब कि फुल फॉर्म में ही आपको आंसर मिल जाएगा, जिसकी ट्रिप्स की फुल फॉर्म है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए, किसी कंट्री ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले लिए, तो ठीक है, उसकी मतलब उसमें क्या था ट्रिप्स के अंदर, ठीक है ना, तो उसकी पेटेंट हो जाता था उसका। तो अभी क्या चल रही है, पेंडेमिक टाइम चल रहा है, तो जो डिमांड कर रहे हैं कि ट्रिप्स में कुछ वैक्सीन ऐसे आती है, मतलब उनको यूटिलाइज करना जरूरी है, पर एक कंट्री की मोनोपोली है, तो आप प्लीज़ उसे ट्रिप्स पे बाहर कर दो।
और सब कंट्री उसे ईजिली डेवलप कर सके। तो ऐसा कुछ डिमांड चल रही है। 995 में बना था। आप याद रखना, WTO का एक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए, इसमें पैटेंट लिया जाता है, ठीक है ना। 40 कंट्री इन द वर्ल्ड डिड नॉट ग्रांट ए पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो भी बात चल रही है फार्मास्यूटिकल को थोड़े दिन के लिए इससे बाहर निकाल दो। ट्रिप्स एग्रीमेंट नाउ रिक्वायर ऑल द WTO मेंबर, सारे WTO मेंबर के रिक्वायर एंड द फ्यू एक्सपेक्शन है, इसमें एक्सपेक्शन है क्या है कि अडॉप्ट द लॉ द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ IPR प्रोटेक्शन। जो आपको लॉ ये अडॉप्ट करना है तो आपकी कंट्री में आपको मिनिमम स्टैंडर्ड डेवलप करना होगा IPR का। इन एडिशनल ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस आपका डिटेलिंग ऑब्लिगेशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ, आपको इन्फोर्स करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। आप ट्रिप का एग्रीमेंट ले रहे हैं तो WTO मेंबर एंड कंपलसरी कुछ किया है। WTO मेंबर जो है ना, इट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशन, आपको पता ही है। 2020 में WTO 164 मेंबर है, 24 इसके ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है गवर्नमेंट को। तो बिकम ए मेंबर ऑफ WTO, कंट्री शुड अंडरटेक आधार 18 स्पेसिफिक एग्रीमेंट एनेक्स बाय द एग्रीमेंट स्टिल आपका एस्टेब्लिशमेंट WTO। अगर आपको WTO मेंबरशिप लेनी है, कुछ उसके स्पेसिफिक एग्रीमेंट है, पहले आप उनको इस्टेब्लिश करना होगा, मतलब इसमें लेने से पहले। दे कैन नॉट बी चूज टू द पार्टी टू सम एग्रीमेंट बट नॉट अदर, मतलब कुछ चीज़ें हैं कि मतलब चूज विद द पार्टी ऑफ सम एग्रीमेंट, कुछ पे आप एग्रीमेंट पे मान लो, कुछ पे मत मानो, तो कुछ नहीं है। आपको बस याद रखना है 164 कंट्री हैं और इसको आपको इसमें पार्ट लेने से कुछ स्पेसिफिक उनके एग्रीमेंट होते हैं, उसके हिसाब से आपको करना होगा। फिर दोहा डिक्लेरेशन याद रखना, दोहा डिक्लेरेशन जो 2-3 चीज़ों के लिए है। दोहा उसके लिए भी था, अफगानिस्तान पीस के लिए भी। दोहा आपका ट्रिप्स के लिए भी है, ये 2001 में हुआ था और इसमें अडेप्ट किया गया था ट्रिप्स को पब्लिक हेल्थ के लिए, मतलब इन सब चीज़ को इसमें ऐड करेंगे, कंपलसरी लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, लाइसेंस ये वो सब, ठीक है ना। दोहा डिक्लेरेशन नॉट रिक्वायर्ड अमेंडमेंट द टैक्स, जो आपका अमेंडमेंट द टैक्स ऑफ ट्रिप्स अकॉर्ड बिकॉज ऑफ ग्राउंड ऑफ CL, जो आपका कंपलसरी लाइसेंस है। बस इतना मत पढ़ो इसमें, ठीक है ना। इंडिया हैज़ लीडर डेवलपिंग कंट्री एक्सपेक्टेड टू मेक ए फुल यूज़ ऑफ दिस प्रोविज़न। यूज़ कर सकते हैं डेवलपिंग, इसमें कुछ इशू है, इतना मत पढ़ो, ये मैंने कॉपी किया है तो मैंने बीच का निकाला नहीं है। जो अभी मेन इसकी डिमांड है कि जो अभी डिमांड क्या चल रही है कि डिस्पाइट अर्जेंट नीड ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स की अर्जेंट नीड है, और जो उसका पेटेंट लेके बैठी है कंपनी उसको प्लीज़ बाहर निकाल दो, मेडिकल एक्सपेंस कम हो जाएगा उससे हमारा, अगर बाहर आ जाएंगी। जो आपकी जेनरिक मेडिसिन होती है वो यही तो होती है। पेटेंट की कुछ लिमिट रहती है, कितने साल तक पेटेंट रहेगा, ख़त्म हो जाता है, फिर कोई भी डेवलप कर सकता है उस सॉल्ट को। तो जेनरिक में क्या है, जो पेटेंट खत्म हो गया जिन वैक्सीन का, उनको हम डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है। फिर हम जेनरिक मेडिसिन में एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हम किसी चीज़ का। सबसे ज़्यादा पैसा होता है ना, मैं आपको सच बताऊँ, अगर ये 5 रुपये की गोली है ना, इसकी ओरिजिनल कीमत, मैन्युफैक्चरिंग कीमत 1 रुपये पड़ती है, उससे भी कम। जो मेन उसकी कॉस्ट जाती है वो जाती है एडवर्टाइजमेंट पे। एडवर्टाइजमेंट, उस कंपनी का प्रॉफिट, और फिर ये क्या करते हैं जो MR होते हैं ना, मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको भी प्रोवाइड करवाते हैं, ये गोली रिकमेंडेड करते हैं, वो तीनों कॉस्ट में बहुत प्राइस जाता है, मोर देन 50%। डेवलपिंग में तो उसकी 1% कॉस्ट जाती है। 5 रुपये की गोली 1 रुपये बन सकती है, तो 500 रुपये की गोली 100 रुपये में बन सकती है। ये कुछ चीज़ है। अब मैं बताता हूँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में आया था, इंडिया की रैंकिंग 74 है 107 कंट्री में, बहुत पीछे है, मतलब टॉप नीचे में ही आ गया एक तरीके से, टॉप बॉटम 15 में। ये एक एनुअल रिपोर्ट है, कौन निकालता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड निकालता है, इसके आपके साथ वेल्थ हंगर लाइफ के साथ मिलकर निकालते हैं, आपका वेल्थ हंगर लाइफ के साथ मिलकर निकालते हैं। ये पहली बार 2006 में निकाली गई थी। पब्लिक एवरी अक्टूबर को, अक्टूबर में आएगी, तो 2020 21 में अक्टूबर में आएगी, तब तक प्री हो चुका होगा, तो 2020 की इंपॉर्टेंट है। अभी जो आया इसका 2020 में 15वां एडिशन आया, बिल्कुल 2016 से स्टार्ट हुई है। एम क्या है इसका कि ग्लोबल की हंगर को ट्रैक करना, किस रीजन में कितनी हंगर है, कंट्री लेवल पे कितनी हंगर है। तो GHI के स्कोर कैलकुलेट किए जाते हैं, कुछ उसके इंडिकेटर है, 4 इंडिकेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अंडर आपका आपका नरिशमेंट, शेयर द पॉपुलेशन ऑफ इनसफिशिएंट ऑफ कैलोरी, मतलब आपको 2100 कैलोरीज लेनी चाहिए या 2400 कैलोरीज लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जो कमेटी थी। तो अगर आप इनटेक करें 1000 कैलोरी एक दिन में, तो एक तरह से आप इनसफिशिएंट कैलोरीज इनटेक करें तो अंडर न्यूरिस्ड हो। पहला अंडर न्यूरिस्ड। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, आपकी वेट के हिसाब से फॉर देयर हाइट, अंडर 5 में चेक होती है, हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट। कहते हैं ना, पतली सुक्का हड्डी सा खड़ा है तो रिफ्लेक्ट
खड़ा नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। ये आप चेक कर लेना, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट ठीक है। BMI होता है बॉडी मास इंडक्शन, अगर उसकी जो कैलकुलेशन करके आप चेक कर लेना गूगल पे, अगर 18 से आपकी 22 और 21 के बीच में आता है तो परफेक्ट आपका BMI है, तो आप परफेक्ट है। अगर 18 से नीचे चले आता है तो अंडर न्यूट्रिशन या अंडर माल न्यूट्रिशन में पहुंच जाओगे, ऊपर चला जाएगा 21 से उसका कैलकुलेशन तो ओवर वेट में पहुंच जाओगे। तो आप चेक कर लेना। फिर चाइल्ड स्टनिंग, आपकी स्टंटिंग क्या होती है कि अंडर 5 तक चेक किया जाता है कि लो हाइट फॉर देयर एज। कहते हैं बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट 25 साल का हो गया, अभी भी छोटा है, ठीक है ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, अंडर न्यूट्रिशन की समय पे नहीं मिला, तो लो हाइट फॉर देयर एज, एज के हिसाब से उसकी हाइट कम होना है, ठीक है ना। और अंडर वेस्टिंग, वेट आ गया इसमें, वेट तो वेट पे डिपेंड होता है, वेट हाइट के अकॉर्डिंग। फिर इसमें स्टंटिंग आ गया, तो एक लंबा, मतलब कि लंबा खंबा नहीं हुआ, स्टंट नहीं कर सकता है, तो लो हाइट फॉर देयर एज। फिर आता है चाइल्ड आपकी मोर्टेलिटी, मतलब अंडर 5 साल में कितने बच्चे की डेथ हो जाती है, वो चेक करता है। तो उसके 4 बेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इनके ऊपर ही हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चला हुआ है, 4 आते हैं उसमें, ठीक है ना, 4 ही आते हैं उसमें। एक अमीनिया हटा दो, इसमें अमीनिया ऐड कर दोगे तो ये 4 आते हैं, आपका पोषण अभियान शुरू के 3 को अच्छा करने के लिए। अभी देखो हमारी 94 रैंक है, इतनी बुरी रैंक है, इसलिए हम अच्छा कर रहे हैं। अब तो और भी नीचे आएगी 2021 में आएगी, क्योंकि पेंडेमिक का। स्कोरिंग क्या कैसे करते हैं, मतलब बेस्ड ऑन द वैल्यू, मतलब एक स्कोरिंग देते हैं 0 के से लेके 100 तक के पॉइंट हम देते हैं। बेस्ट पॉसिबल पॉइंट जहाँ पे नो हंगर है वो 0 होता है, जहाँ पे 0 मिलेगा ना आपको पॉइंट 0, तो आप बेस्ट, नो हंगर आपके यहाँ है। अगर 100 पॉइंट मिलेंगे तो ये मतलब नहीं है अच्छे नंबर है, ये वर्स्ट नंबर है। 100 आपके पास 100% इनइक्वालिटी आपके उसमें। ईच कंट्री जीएटी स्कोर क्लासीफाई द, मतलब आपकी सिविरिटी कितनी है वहाँ पे, उसके हिसाब से क्लासीफाई होती है, ये मत याद को। पॉइंट बेस है, 0 का मतलब क्या है, 4 उसके, ये याद रखना क्या क्या है। अब की पॉइंट क्या है ग्लोबल सिनेरियो के, थोड़े बताता हूँ आपको। GHI स्कोर जो वर्ल्ड वाइड का हंगर है ना, पूरे वर्ल्ड का जो निकाला है इन्होंने, वो 18.2 मॉडरेट लेवल पे था, डाउन फ्रॉम 2000 GHI पर 28 पे सीरियस था, मतलब जो हो गया डाउन हो गया एक तरीके से। तो ये फैक्टर क्या है कि कोविड-19 सबसे बड़ा फैक्टर है। इकोनॉमिक, मतलब डाउन स्ट्रीप में गई, मासिव आउटब्रेक हुआ आपका डेजर्ट में, वो लोकल्स, वो टिड्डों का हमला हो गया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हो गया, इंडिया में भी था वो टिड्डों का हमला, उससे भी बहुत सारी फसल का लॉस हुआ, हमारे यहाँ फूड को लॉस हुआ उससे भी बहुत सारा, तो एक वो प्रॉब्लम आई। और फिर उसके बाद इम्पैक्ट अभी रिफ्लेक्ट, मतलब GHI जो 2020 वाला है स्कोर डू नॉट रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ 2019 ऑन हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन, प्रॉपर सब रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, 2021 वाला बताएगा आपको। फिर कुछ एग्जिस्टिंग, मतलब कि हंगर्स क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट है, क्लाइमेटिक एक्सट्रीम हो चुका है, इकोनॉमिक शॉक हो चुकी है, ये भी कुछ इफेक्ट डालते हैं, आपको खुद पता ही है। रीजन वाइज परफॉर्मेंस कैसी रही, जो अफ्रीका साउथ है ना ऑफ द सहारा, ठीक है ना, एंड साउथ एशिया आर द हाईएस्ट हंगर अंडर न्यूट्रिशन लेवल। तो आप याद रखो, जो अफ्रीका का साउथ है, आपके साउथ ऑफ द सहारा का जो साउथ है वो, और जो आपका साउथ एशिया है, हाईएस्ट हंगर अंडर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है इन एरिया में। जो SDG गोल है 2 मिनट में मैगी तैयार, द वर्ल्ड आर नॉट ट्रैक टू अचीव, उसे अचीव करने के स्थान पे नहीं है। सस्टेन डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक अचीव करना है, 0 हंगर, 2 मिनट में मैगी, हंगर वही है कि 2 मिनट में मैगी मिल गई, पेट भर गया, हंगरी कम हो गई, तो उसको अचीव नहीं कर सकते। ऐसा कौन बोल रहा है, आपका ये वाला इंडेक्स बोल रहा है, तो आप लिख सकते हो। इंडिया का क्या हाल है, इंडिया का क्या हाल है, स्कोर 27 नंबर, तो 27 स्कोर किया इंडिया, हैज़ द लेवल ऑफ हंगर सीरियस लेवल पे है। इंडिया की रैंक 94, 107 कंट्री में, याद रखना ये प्री में पूछी, उसमें पूछी जाती है स्टेट सर्विस के एग्जाम में। 2000 इंडिया में इंडिया की रैंक से 2 थी, कुछ इम्प्रूव करी हमने, ठीक है ना, यहाँ तक लेके अब 2021 में देखना कितनी रैंक आएगी, ठीक है ना। तो कंपैरिजन क्या है, मतलब अदर कंट्री से, तो इंडिया के फ्यूचर है बिहाइंड है, नेपाल से भी नीचे है इंडिया, पाकिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी नीचे है, इंडोनेशिया, भाई साहब यहाँ तो शर्म कर जाता है इस वाले से। चलो कुछ नहीं होता है, पॉपुलेशन हमारी बहुत है यार, इस बारे में भी सोचा करो, अगर पॉपुलेशन हमारी इनके बराबर होती ना, किसी भी एक कंट्री के बराबर, तो हम अमेरिका को भी टक्कर देने के लिए खड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि 107 कंट्री का रहा, ओनली 30 कंट्री आर द फेयर द वर्स्ट देन इंडिया, मतलब 13 ही कंट्री इंडिया से नीचे हैं, आप देख लो, ये रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, एक सबसे लास्ट में कौन सी है आपकी, चैड, मोज़ेम्बिक, यही कंट्री नीचे है। ये तो अफ्रीका की होगी, रवांडा होगी, नाइजीरिया होगी, आपकी लिबेरिया होगी, मोज़ेम्बिक भी अफ्रीका की, चैड भी वहीं की है, बस अफगानिस्तान मान लो, जो और कंट्री से अफ्रीका की आई शायद। अंडर न्यूट्रिशन कितने, 40% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग 17 के अंदर है, जो थोड़ी सी मतलब
15 में थी, अब 19 में 17 में हो गई। ठीक है, चाइल्ड स्टार्टिंग 34 में थी, मतलब ये इम्प्रूव हुई है कुछ सिग्निफिकेंस। जो 2054 थी, कुछ इम्प्रूव कराया हमने इसमें। ठीक है ना। फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब कुछ कम की हमने 2012 से, कि लोग बचाए हमने। ये कुछ चीज़ें हैं, आप याद रखना क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये हो गया अपना अंडर न्यूट्रिशन वाली रिपोर्ट। अब हमने कुछ, इंडिया क्या कर रहा है भाई इन सब के लिए, कुछ तो बताओ, कुछ तो हमें समझाओ। ईट राइट इंडिया मूवमेंट, FSSAI ने स्टार्ट किया है, किसका है आपको याद होगा प्री के लिए। ईट राइट इंडिया मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, FSAI किसके अंडर आता है, बता सकता है ये? तो इससे थोड़ा याद आया होगा, इससे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अंडर आता है पक्का। हाँ आई थिंक। चलो, पोषण अभियान हमने स्टार्ट किया है 2018 में, वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया, रिड्यूस द इंस्टेंटिंग अंडर न्यूट्रिशन अमीनिया। मैंने आपको कैसे 2-2%, बस अमीनिया के 3% याद रखना, एनुअली डिक्रीज करना है हमें। तो ये कुछ किया है हमने। प्रधानमंत्री मैत्रु वंदना योजना, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने। मेटर्निटी जो बेनिफिट मिलता है ना मैत्रु, वो 6,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, वो 5,000 रुपये कर दिए गए थे बाद में। ठीक है, वो स्टेज पे मिलेंगे, जो पहले बच्चे को ही मिलेंगे, दूसरे बच्चे को और कब मिलेंगे, तीसरे को तो कुछ नहीं दिया जाएगा, भागो यहाँ से, तुम्हें फैमिली प्लानिंग कर नहीं रहे हो आप। तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है। फिर फूड फोर्टिफिकेशन है। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, जैसे आपने आटा पिसवाया, आटा बाजार से लाए, तो उसमें कुछ जिंक, विटामिन डी, ए, कुछ आयरन, ये सब मिला दिया जाता है आटा में ऑलरेडी। वो मैंने आपको राइस फोर्टिफिकेशन भी बताया था। वो राइस फोर्टिफिकेशन कैसे होता है, सब मिनरल्स का मतलब क्या होता है कि पिसवाया जाता है, उनको पाउडर में किया जाता है, फिर आइस पे एक सॉल्यूशन लगा के उसके अंदर डाल दिया जाता है राइस को, और मिक्स कर दिया जाता है राइस को, तो राइस के ऊपर वो चिपक जाता है सॉल्यूशन। जो न्यूट्रिएंट होते हैं, आयरन होता है, आयोडीन होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो राइस के ऊपर चिपक जाता है। फिर उसे सप्लाई किया जाता है घरों के अंदर, तो आपके साथ मिनरल आपको साथ में साथ मिलता है, कोई डिफिशियंसी नहीं रहती। तो इसे फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। राइस के अंदर होता है, मिल्क के अंदर होता है, सॉल्ट में तो आयोडीन आता ही है, कि न्यूट्रिशन कॉन्टेंट इंक्रीज हो चुकी है। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने चलाया 2013 से। 75% जो रूरल पॉपुलेशन, 50% अर्बन पॉपुलेशन, इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट लिख देना। तीन, हमने टेक्नोलॉजी के बेसिस पे 3 करोड़ राशन कार्ड को रद्द भी कर दिया। तो अब देखते हैं क्या होगा। मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष मैंने एक बैंकिंग के लिए भी था और एक इनके लिए भी है। हाँ, चिल्ड्रन अंडर 2 साल से मतलब वो एज के होंगे, प्रेग्नेंट वुमेन होगी, उसको इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा, वैक्सीनेशन लगाई जाएंगी उसके। ये जो सारी वैक्सीन लगती है ना, माँ के लगती है, आपके हाथ पे निशान होगा, देख लेना, तो आपको वैक्सीन लगी है। PDP, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ के लिए लगाई जाती है, हेपेटाइटिस ना हो आपको, मलेरिया ना हो, तो पहली वैक्सीन आपको लग जाती है। तो उसके लिए मिशन इंद्रधनुष है। 7-8 इसमें अंदर, इसके अंदर तरह की वैक्सीन लगती है, आप पढ़ लेना उसे। फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये ICDS है। ये अम्ब्रेला स्कीम जो है पोषण अभियान, उसी के अंदर आता है एक तरीके से। 2 अक्टूबर 1975 इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था भाई ये, तो फिर 75 में इमरजेंसी चल रही थी, उस टाइम पे लॉन्च हुआ था। इसमें क्या पैकेज है, 6 सर्विसेज का। सप्लीमेंट आपको न्यूट्रिशन देना है, प्री स्कूलिंग और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन मिलनी चाहिए, इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, हेल्थ चेकअप होना चाहिए आपको रेफरल सर्विसेज से। कितने बच्चों के लिए, 0 to 6 साल के बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, और लैक्टेटेटिंग मदर के लिए, जो मदर दूध पिलाती है उसके लिए, तीनों चीज़ होनी चाहिए। सजेशन क्या है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर और NGO को, भाई बिल्कुल अच्छी बात है, कोई भी आपको स्कीम अप्लाई करनी हो ना, तीनों सेक्टर को साथ चाहिए। गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती, प्राइवेट नहीं होगा, प्राइवेट कहाँ से इतनी एफिशिएंसी लेगा, NGO भी चाहिए उसके लिए। तो इन सब चीज़ का एक तरह से साथ चाहिए, सबका साथ, सबका विकास चाहिए। फूड शुड बी, जो प्राइस होने चाहिए वो उसने, मतलब कि जो कि प्राइस इज नॉट ऑल बाय द वेट एंड द वॉल्यूम, बट ऑल्सो द न्यूट्रिशन, आपका डेंसिटी। ये नहीं कि आपने फूड रख दिया कि भाई 2 रुपये किलो दे रहे हैं, ठीक है ले जाओ, कितना भी ले जाओ 2 रुपये किलो के हिसाब से, वो ज़रूरी नहीं है। वो फूड की क्वालिटी क्या है वो भी तो देख लो। वो सड़ा गला अनाज थोड़ी लेके जाएंगे, कोई न्यूट्रिशन क्वालिटी होगी उसको तभी तो लेके जाएंगे। तो आपकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी को भी आपको चेक करना है। गवर्नमेंट शुड स्पेंड एक्सेस ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। गवर्नमेंट को जो अपने एक्सेस करना होगा, स्पेंड करना होगा, एक्सपेंड करना होगा किस चीज़ को, जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर में सपोर्ट मिलती है उसे बढ़ाना होगा गवर्नमेंट को। आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे, आपको बेड भी ढंग से नहीं मिलेगा। ठीक है, अब तो थोड़ा पेंडेमिक ने, मैं एक पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूँ कोविड टाइम का। कोविड टाइम से अस्पताल की जो हालत थी ना, वेंटिलेटर पे चल रहे थे अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अदर हॉस्पिटल, उनकी कंडीशन को बहुत अच्छा लाभ मिला है। ठीक है, एक तरह से जीवनी मिली है उन हॉस्पिटलों को। तो गवर्नमेंट शुड एक्सपेंड द एक्सेस टू मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर को उसको बढ़ाना होगा। एजुकेशन ऑन हेल्थ डाइट, आपको इसे
पता होना चाहिए ना क्या मुझे खाना चाहिए, फाइबरस फूड खाने चाहिए, तो वो एजुकेशन मिलनी चाहिए आपको हेल्थ डाइट में क्या लेना है। और ठीक है, चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस में क्या आपको खाना चाहिए, सपोर्टिंग द आपको मतलब कि स्मॉल होल्डर फार्मर जो होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बाय थ्रू कि आप डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बो। ये नहीं कि आप गेहूँ बोते जाओ, आप गेहूँ बो फिर चना बो फिर दालें बो, तो उससे क्या होगा, जब आप डाइवर्सिफाई बोगे ना तो आप ये तो नहीं आप बो के सब बेच दोगे, कुछ घर में भी तो लेके आओगे, तो आपको खाने में भी डाइवर्सिफाई चीज़ें मिलेंगी। तो विभिन्न विभिन्न चीज़ों से विभिन्न विभिन्न विटामिन आपको मिलते हैं, तो फार्मर अपने घर में भी लेके आएगा इनपुट ये वो सब, और फिर वैसे भी फ़ायदा होगा, कंट्री में उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी, मतलब उत्पाद रहेगा। ये है। फिर एक्सटिंग ह्यूमन राइट एंड बेस्ड ऑन द मल्टी आपको लिटरेसी मैकेनिज्म, जो इंटरनल स्टैंडर्ड है मतलब उसे चेक करो, कमेटी बनाओ, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करो, सपोर्ट करो, इंक्लूसिव पॉलिसी बनाओ, सस्टेनेबल फूड सिस्टम डेवलप करो, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है ना, ये कंजर्वेशन अथॉरिटी है, टाइगर आ गया इसमें, ठीक है। ये किसके अंडर में आती है, 2005 में बनी थी, इस्टेब्लिश, रिकमेंडेड किसकी थी, टाइगर टास्क फोर्स थी, उसकी रिकमेंडेशन थी, ठीक है बनाते हैं टाइगरों को बचाएंगे बीकेटी जी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई, प्रोजेक्ट टाइगर इसमें चलाया गया, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेट करेगी प्रोजेक्ट टाइगर को, वो तो बहुत पहले से चला था, पर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन किया इसने, प्रोडक्ट को बचाया अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ NTCA। NTCA की गाइडलाइंस मतलब बचाया गया टाइगर को, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन बाय द फील्ड डायरेक्टर मैंडेटरी बाय द NTCA को कुछ मतलब गाइडलाइंस जारी की। और फिर ये किसकी बात मानेगी, आपको अल्टर करनी है टाइगर का जो एरिया से, छोटा करना है बड़ा करना है कुछ भी करना है, ठीक है ना, ये अकेली नहीं कर सकती, इसे परमिशन चाहिए, मतलब इसकी परमिशन चाहिए, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की परमिशन चाहिए NTCA को, एंड अप्रूवल यहाँ से चाहिए, ठीक है ना। ये बस सजेशन बता सकती है, ये रिकमेंडेड कर सकती है, पर अप्रूवल NBWF का लगेगा, NBWL। ये क्या है, ये प्रधानमंत्री देखते हैं, याद रखना, PM इसको देखते हैं। ये 1978 में आया था ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के हाँ, तो ये इसे प्रधानमंत्री देखते हैं। नो स्टेट गवर्नमेंट शैल डी नोटिफाई द टाइगर रिजर्व, उसे हटा नहीं सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट अप्रूवल बाय द NTCA, इसके अप्रूवल से नहीं हटेगा, वो NBWL के अप्रूवल से हटेगा, याद रखना। इसे चेयर कौन करते हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसे चेयर करते हैं प्रधानमंत्री। बच्चे क्या करते हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्टर कर देते हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है वो NTCA को चेयर करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट किया गया था 2006 में, इस बॉडी की स्थापना की गई थी NTCA की। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें बनी गई थी भाई, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया था, जो एंडेंजर स्पीसीज़ होते हैं उनका जो क्राइम होता है, मतलब कि मार के उधर ले गए, ट्रांस बॉर्डर उनको एक्सचेंज कर दिया, पोचिंग कर दी, उसको चेक करने के लिए। तो NTCA मेंबर कौन होते हैं, मेंबर मैंने आपको थोड़ा बता ही दिए, ठीक है ना। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड किया था NTCA को दिया था, उसके मेंबर होते हैं, चेयरमैन तो मैंने आपको बता दिया, मिनिस्टर ऑफ जो एजुकेशन होते हैं, जो आपके जावेडकर जी हैं इस टाइम वो हैं। अथॉरिटी विल हैपिंग क्या उसमें होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, जो क्वालिफिकेशन होते हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, कंजर्वेशन में, वेलफेयर, ट्राइबल के लिए। 3 MP होते हैं, और इंस्पेक्टर जनरल होते हैं फॉरेस्ट के, जो चार्ज होते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं सेक्रेटरी लेवल के, ये कुछ इसमें मेंबर होते हैं। बस चेयरमैन याद रखना कौन होते हैं, वो होते हैं आपके इन्वायरमेंट मिनिस्टर। फंक्शंस क्या होते हैं, टाइगर कंजर्वेशन करना, पार्क को गाइडलाइन देना, नेशनल पार्क को, सेंचुरीज को। टाइगर अथॉरिटी विल रिक्वायर टू प्रिपेयर द एनुअल रिपोर्ट, तैयार कर सकती है, ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर सकती है, कितने टाइगर हो गए क्या हो गए। स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी सेटअप की जाएगी टाइगर की, चेयरमैन कौन होगा, उसका चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइज किया जाएगा ना पावर को, कि सेंट्रल ने हमने ले ली, स्टेट में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी को दे दी, तो ये होंगे टाइगर कंजर्वेशन प्लान डेवलप किए जाएंगे, कैसे बचाना है। फिर कंजर्वेशन फाउंडेशन मतलब टाइगर की कैसे सेव करनी है, तो सब टाइगर के ऊपर बेसिस किए जाएंगे। रीज़न क्या है भाई, हमारे यहाँ आबादी क्यों घटी थी टाइगर की, एक तो हैबिटेट प्रेशर कम होते जा रहे हैं, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, मुझे कि छोटा सा यहाँ हो गया, छोटा सा 10 किलोमीटर दूर हो गया, तो बीच में फ्रेगमेंटेड हो गए। हैबिटेट मतलब डिस्ट्रक्शन में छोटे छोटे हो गए, क्यों हो गए भाई, डाम बना दिए, इंडस्ट्री, माइन, रेलवे लाइन डेवलप कर दी तो टूट गए। पोचिंग, पोचिंग की होती है मेडिसिन के लिए, चाइनीज़ ट्रेडिशन है मेडिसिन की, बहुत बनती है टाइगरों की खाल से, और फिर उनके यूटिलाइजेशन वो डेकोरेट के भी यूज़ किया जाता है, बहुत महंगी बिकती है, तो पोचिंग की जाती है। और इन्वेजन स्पीसीज डेवलप हो गई है। इन्वेजन स्पीसीज ने क्या किया, लोकल जो प्रोड्यूसर है ना, मतलब ये सब चीज़ों ने फूड चेन को बेकार कर दिया। इन्वेजन स्पीसीज से क्या हुआ, देखो स्पीसीज आ गई, डियरों ने वो खाई नहीं, वहाँ से डियर भाग गए, खत्म हो गए, तो वहाँ के टाइगर हैं, वो फूड चेन ब्रेक हो गई पूरी। तो फूड चेन ब्रेक हो गई, टाइगर आर द वर्स्ट हिट। टाइगर को तो मतलब डिपेंड उस पर रहना है, फूड चेन पे, वो खाएगा तो वो खाएगा, उसको वो खाएगा, तो फूड चेन ब्रेक होगी, उसका भी एक एग्जाम्पल है। ये क्यों हुई है, हमारे इकोसिस्टम से वजह से भी, और मतलब क्लाइमेटिकल चेंज भी लिख सकते हो इसमें आप। तो इन्वेजन स्पीसीज, इन्वेजन क्या होता है कि आप क्या बताओ, इन्वेजन स्पी हिंदी में समझ में नहीं आ रही, इन्वेजन स्पीसीज क्या होती है एक तरीके से,
कहते हैं वो कोई दुश्मनी, मतलब कि चीज़ें आ गई, मतलब यहाँ की कोई स्पीसीज नहीं है, यहाँ पे पैदा हो गई, उसने पूरा हार्म कर दिया उस एरिया को। स्टेप टेकन क्या लेनी चाहिए, लीगल स्टेप लेना चाहिए, कुछ अमेंडमेंट करने चाहिए, बॉडी को बनाना चाहिए, फिर ये अपने क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का स्कोर स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप क्या लेने चाहिए, कोचिंग वोचिंग एक्टिविटीज़ को रोकना चाहिए, स्पेशल मतलब मानसून पेट्रोलिंग करनी चाहिए जिस टाइम पे ज़्यादा होती है, स्टेट लेवल अंदर जो आपकी स्टीयरिंग कमेटी है उसको और स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए, कंजर्वेशन फाउंडेशन को और स्ट्रेंथनिंग, क्रिएटिंग स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो की है उसको बजट 2006 में बात की गई थी, उसको बनाना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेप, पैसा होगा तभी तो काम होगा, तो वो लेने चाहिए, इंटरनेशनल कॉपरेशन करना चाहिए टाइगर के लिए, जो नेपाल वेपाल हमारे आसपास के एरिया है, मार के वहाँ पे भाग जाते हैं, ट्रांस बाउंड्री करते हैं ना, जो यहाँ पे जो एरिया होते हैं भूटान से लगे कुछ नेशनल पार्क है, तो ट्रांस बाउंड्री, अब जानवर हो तो जा सकता है इधर से उधर, तो दोनों बीच में गाइडेंस होना चाहिए, प्रोटोकॉल साइन होनी चाहिए कंजर्वेशन के लिए, चाइना के साथ भी हमें करना चाहिए, बांग्लादेश के साथ भी, जो रॉयल टाइगर रिजर्व अपना उधर जाता रहता है, फिर ग्लोबल टाइगर फोरम मतलब टाइगर रेंज जो कंट्रीज़ है हैज़ बीन क्रिएटेड द एड्रेसिंग इंटरनेशनल इशू रिलेटेड टू द टाइगर कंजर्वेशन, जो इंडिया इज अ पार्टी ऑफ साइट्स, तो साइट्स का लैंडमार्क डिसीजन स्टेट द टाइगर शुड नॉट बी ए ब्रेड टू फॉर ट्रेड, इट देयर इज पार्ट ऑफ द डाइवर्सिटी, मतलब ये सब चीज़ें होनी चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा कुछ आज का हिंदू था, मैं यहीं पे से विराम